हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। मैं हूं रंजीत और आप लोग का स्वागत करते हैं रंजीत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का फ्रेंड्स हमारा वीडियो होने वाला है आईटीआई वालों के लिए, जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं उनके लिए। हमारा ये थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट आज हम लाए हैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आपका समय नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन, देखिए हमारा फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। फ्रेंड्स जो ये वाला है ना, इस भाग यानी कि हमारा क्या है डीसी, ये क्या है हमारा जनरेटर है। यानी कि डीसी जनरेटर में जो एक्स रूप में चिन्हित भाग का हमारा क्या नाम है। यानी कि देखिए ये क्या हमारा है, ये हमारा है डीसी जनरेटर है, ठीक है ना। जो ये वाला है ना, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये वाला इस तल को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसी एक्स के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आर्मेचर कोर बोलेंगे, ब्रश बोलेंगे, कंप्यूटेटर रेजर बोलेंगे या कंप्यूटेटर खंड बोलेंगे। तो आपका सही जवाब होगा, आपका इसमें फ्रेंड्स सही जवाब होगा क्या, कंप्यूटेटर रेजर होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि डीसी जनरेटर हमारा क्या होता है। यानी कि हमारा क्या है ये डीसी जनरेटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा गया है। पहला क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है। फिर सेकंड दिया है कि डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक है। तीसरा हमारा दिया है कि संचयी शंट यौगिक है। चौथा दिया है कि संचयी लघु शंट यौगिक है। तो इसका हमारा राइट आंसर जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है कि डीसी, ये वाला डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया है पहला वाला कार्क स्क्रू नियम। दूसरा दिया है कि दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तीसरा दिया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फोर्थ दिया है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, जो कि हमारा राइट आंसर है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिया है चौथा वाला कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का प्रयोग कीजिए, जो कि देखिए फ्रेंड्स इसका राइट सूत्र हमारा क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। करते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिया है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। एक डीसी मोटर, यानी कि एक डीसी मोटर के लिए हमारा कौन सा सूत्र बनेगा। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा क्या है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमारा क्या नाम है, ये वाला। तो यानी कि देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या है, डी वाला, यानी कि पोसू होगा, पोलसू होगा, सॉरी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा क्या, हाँ अब देखिए फ्रेंड्स इसका हमारा देखिए यहाँ पे दिया है सातवां कि डीसी जनरेटर का क्या नाम है। तो यानी कि देखिए डीसी जनरेटर का हमारा क्या नाम है फ्रेंड्स, यानी कि चौथा वाला सही है, अलग से उत्तेजित हमारा क्या है जनरेटर, ये वाला, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये क्या बोल रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक में हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसका हमारा क्या है भैया फ्रेंड्स, यानी कि चौथा वाला क्या है, संचय यौगिक जनरेटर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा दिया है क्या कि 10वां वाला कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या हमारा होता है, ठीक है ना। यानी कि सिद्धांत हमारा क्या है, फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम होता है, ठीक है ना। अगला दिया है 11वां कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र हमारा क्या होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। तो यानी क्या होगा हमारा BLV साइन थीटा वोल्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है 12वां वाला कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किस नियम का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं ना। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए 13वां क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। यानी कि डीसी जनरेटर का भाग का हमारा क्या नाम है, योग फ्रेम, योग या फ्रेम होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14वां क्या दिया है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के
डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो यानी कि लगभग हमारे कितने होते हैं? 8 रास्ते होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है 15वां वाला कि डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम बताएं, यानी क्या नाम है, ठीक है ना। तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा? यानी कि 4th वाला, यानी कि आर्मेचर कोर लेमिनेशन होगा, ठीक है ना, लेमिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है 16वां वाला कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, ठीक है ना, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वोल्टेज का निर्माण करने में होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 18वां वाला। 18वां क्या बोल रहा है कि डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधकों को मापते हैं, ठीक है ना, यानी इसका राइट हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रश और कंप्यूटर के बीच में प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 19 वाला। अब 19 वाला क्या बोला है? किसी वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? जो ये वाला है, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या नाम है फ्रेंड्स? यानी कि तीसरा वाला, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 20वां क्या बोल रहा है कि यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है? यानी कि हमारा क्या नाम है फ्रेंड्स? यानी कि लघु शंट यौगिक है। अब आगे बढ़े ना। अब यहाँ पे दिया है 21वां वाला, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दे दिया है 22वां, क्या बोला है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, यानी कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दिया है 23वां वाला, क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, ठीक है ना। अब आगे बढ़े ना। यहाँ पे हमारा दिया है 24वां, दिया क्या है कि बड़े बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार, यानी कि घुमावदार क्षतिपूर्व, यानी कि क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? यानी कि क्षतिपूर्ति प्रदान क्यों की जाती है? तो इसका देखिए राइट हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है बेअसर करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है हमारा क्या 25वां, क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी है। ये इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी है, देखिए क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े ना। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है 26वां प्रश्न, देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है? यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है तो उसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम हमारा क्या होगा? शंट जनरेटर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा 27वां क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया 28वां, क्या बोला कि डीसी जनरेटर में रिफ्लट, यानी कि रिफ्लट रिंग का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 29वां वाला, क्या बोल रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन और ग्रेफाइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है 30वां, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, दिया है कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना चाहिए, ठीक है ना।
या बदलता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया अगला वाला कि एक जनरेटर में युग और ध्रुव के समान माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आर्मेचर कोर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला हमारा क्या, ये वाला क्या दिया है 32वां कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने यानी कि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होता है, यानी कम क्यों हो जाता है, इसका कारण हमारा क्या है। तो इसका हमारा कारण क्या है, फर्स्ट वाला है क्या है, आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव के कारण होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े ना। अब यहाँ हमारा आ गया फ्रेंड्स 33 वाला क्या बोल रहा है प्रश्न कि लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट हमारा आंसर होगा डी, संचयी यौगिक जनरेटर होगा, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हमारा क्या फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा दिया है 34वां वाला कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ठीक है ना। आगे बढ़े ना फ्रेंड्स। अब यहाँ हमारा आ जाता है 35वां क्वेश्चन, अवशिष्ट चुंबकत्व के प्रभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर होगा, ठीक है ना। अब आ गया हमारा क्या 36वां प्रश्न, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विभेदक यौगिक जनरेटर होगा, विभेदक यौगिक जनरेटर होगा। अब आगे बढ़े ना। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है 37वां क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, कम धारा उच्च वोल्टेज होता है, यानी जब कम धारा पर यह हमारा क्या होता है, कम धारा पर उच्च वोल्टेज ये देता है, ठीक है ना। अब इसको देख लेना। अब यहाँ पे दिया है कि डीसी जनरेटर यानी कि डीसी जनरेटर में कंप्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य हमारा क्या होता है। यहाँ पे फिगर द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हमारा देखिए, हाँ इसी को देखिए, इसी को बोल रहा था, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम यहाँ पे देखिए हमारा इसका राइट आंसर क्या है, धारा दिशा का आसानी से पलटना। धारा दिशा क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि आसानी से पलटना होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े ना। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है 39वां यानी कि 39 वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेक्स को कम करने के लिए हमारा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा आ गया 40वां क्वेश्चन कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, रोल्ड स्टील होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े ना। यहाँ पे हमारा आ जाता है 41वां क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में शिफ्ट रिंग्स का क्या कार्य होता है, यानी इसका क्या काम होता है, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, एक ही दिशा में क्या करता है, ये आउटपुट बनाता है। डीसी अब अगला दिया है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती वोल्टेज होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़े ना। अब यहाँ पे दिया है हमारा कि x के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य का क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े ना। अब यहाँ पे देखिए इसी को बोल रहा है, ठीक है ना, x वाले को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख ले, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े ना। आ जाता है फ्रेंड्स हमारा 44वां क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड काइल का उद्देश्य हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं 45वें वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ढलवा इस्पात होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़े ना।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आ गया 46वां क्वेश्चन। क्यों पोल कोर स्टार्टिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है ना। अगला दिया है 47वां वाला कि इलेक्ट्रोफ्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर होगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आ जाता है क्वेश्चन 38वां वाला। यहाँ पे दिया डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या हमारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, विचुलीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 49 वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्या कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांति के प्रतिरोधो मान से यानी कि प्रतिरोध के मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ठीक है ना। ये अब अगला देख लेते हैं 50वां वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव हमारा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अब यहाँ पे दिया 51 वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यानी कि सिंपलेक्स वेब बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्ट है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, 397 वोल्टेज होगा। ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं फ्रेंड्स कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।